बैक टू आवर चैनल कोर्सोलॉजी हब। तो कोर्सोलॉजी हब के आपके अपने इस चैनल में जोरदार स्वागत है। तो दोस्तों, कोर्सोलॉजी हब लेकर के आ गया है आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज एजुकेशन साइकोलॉजी के सारे कंसेप्ट। तो दोस्तों, इसमें होने क्या वाला है, इसमें होने वाला ये है कि मैं यानी कि सिंधु झा आप लोगों को चैप्टर वाइज एजुकेशन साइकोलॉजी के सारे कंसेप्ट क्लियर कराने वाला हूँ। तो इसमें होने क्या वाला है, इसमें होने वाला है कि मैं लेसन वाइज लेसन यानी कि जैसे लेसन अगर मान लीजिए किसी भी किताब को ले लें तो इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, मेथड ऑफ साइकोलॉजी, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण जैसे चैप्टर, जितने भी एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर इंपॉर्टेंट चैप्टर है उन सारे चैप्टर को मैं आपको वीडियो बाय वीडियो आपको पूरा पढ़ाने वाला हूँ। तो दोस्तों, इसमें हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के और बिल्कुल हाई लेवल तक जो है कंटेंट को कराएंगे और कोशिश करेंगे कि उन कंटेंट को कराने के बाद उसके अंदर जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको आपके साथ डिस्कस भी करें। बीच बीच में लाइव सेशन के माध्यम से उसके डाउट्स भी आप लोगों से लेंगे, ठीक है, और कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छे तरीके से आपको सारे कंसेप्ट क्लियर कराए जाएं। तो दोस्तों, इसमें आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर हम लोग इस सेशन को बिल्कुल जीरो से लेकर के और बिल्कुल 100% तक, यानी कि जिस बच्चे को साइकोलॉजी की जीरो नॉलेज है और जिस बच्चे को थोड़ी बहुत नॉलेज है या फिर बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा जिसको नॉलेज है उसको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, और जिसको जीरो नॉलेज है या थोड़ा नॉलेज है उसको बहुत कुछ सीखने को तो मिलने ही वाला है। तो दोस्तों, चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज का हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट इवेंट्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र की महत्वपूर्ण घटनाएं। तो शिक्षा मनोविज्ञान की क्षेत्र की जब भी हम महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बात करते हैं, ये टॉपिक मैंने क्यों उठाया, ये टॉपिक मैंने इसलिए उठाया ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाए कि किस तरीके से शिक्षा मनोविज्ञान की जो जर्नी है, जो कि आत्मा के मनोविज्ञान से शुरू होकर के व्यवहार के मनोविज्ञान तक आ चुकी है और इससे आगे भी अपनी सतत यात्रा तय कर रही है, इसमें किस तरह से बदलाव आए, किस तरीके से विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने योगदान दिए, किस तरीके से इसके अंदर घटनाक्रम घटे, किस तरीके से संप्रदायों में बटा, किस तरीके से किस संप्रदाय के क्या विचार थे, ये सारी बातों को हम लोग इस चैप्टर के अंदर जो है बड़े डिटेल से बड़ी आसान भाषा में हम लोग समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की। आप लोग जानते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है इसका जो उदय है वो हुआ है मनोविज्ञान से। कहाँ से हुआ है दोस्तों? मनोविज्ञान से। आप लोग इसको चाहें तो नोट भी कर सकते हैं या चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मनोविज्ञान है यानी कि साइकोलॉजी है, ठीक है, साइकोलॉजी का जो जन्म हुआ है वो कहाँ से हुआ है? साइकोलॉजी का जन्म हुआ है दर्शन शास्त्र से। कहाँ से जन्म हुआ है? दर्शन शास्त्र से। दर्शन शास्त्र, जिसको कि हम लोग अंग्रेजी में फिलॉसफी कहते हैं, ठीक है। मैं एक भाषा में लिखूंगा, दूसरी भाषा में बोलूँगा। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो नोट कर लें अपनी लैंग्वेज में, और हिंदी मीडियम वालों के लिए तो मैं लिख ही रहा हूँ, ठीक है। जहाँ पे कोशिश होगी कि कोई अगर अंग्रेजी का कोई कठिन शब्द होगा तो उसको भी मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख दूँगा, ठीक है। तो सेशन हमारा बाइलिंगुअल चलेगा, तो उसके लिए बिल्कुल आश्वस्त रहें। तो सबसे पहली बात हमने क्या जाना कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है, शिक्षा मनोविज्ञान का जो जन्म है वो हुआ है दर्शन शास्त्र से। तो हुआ क्या था कि दुनिया के तमाम विषय, जितने भी विषय थे, ज़्यादातर विषय यानी कि 99% विषयों की जो जननी मानी जाती है वो दर्शन शास्त्र माना जाता है। यानी कि इस विषय से इसको निकाला गया और इसका जन्म हुआ कहाँ पर? शिक्षा मनोविज्ञान के रूप में। अब बात आती है कि शिक्षा मनोविज्ञान के विषय के रूप में हुआ, तो मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जिसका हर क्षेत्र में आज प्रयोग हो रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा आर्मी ऑफिसरों को भी साइकोलॉजिकल जो है टेस्ट देने पड़ते हैं, साइकोलॉजिकल उनको हेल्प दी जाती है। खिलाड़ियों को भी दिया जाता है, यानी कि खेल मनोविज्ञान। आर्मी को दिया जा रहा है तो सैन्य मनोविज्ञान। डॉक्टरों को भी साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत होती है, यानी कि स्वास्थ्य मनोविज्ञान। जो कर्मचारी होते हैं उनको भी दिया जाता है तो वाणिज्य मनोविज्ञान। यानी कि हर क्षेत्र में, यानी कि मानव व्यवहार के हर क्षेत्र में जो है वो मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये जो मनोविज्ञान था जिसकी जननी जो है दर्शन शास्त्र है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार कि ये बताइए कि मनोविज्ञान की जननी क्या है। तो आपको सिंपल बताना है कि मनोविज्ञान की जो जननी है वो दर्शन शास्त्र है। और आपसे पूछा जाएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो कहाँ से उत्पन्न हुआ है, तो शिक्षा मनोविज्ञान जो उत्पन्न हुआ है वो हुआ है मनोविज्ञान से। तो इसी प्रकार से जब मनोविज्ञान अपनी अलग अलग ब्रांचों में बटा, किसमें बटा? अलग अलग ब्रांचों में बटा,
तो वहाँ से निकला शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ दोस्तों, ठीक है। इसी तरीके से सैन्य मनोविज्ञान भी निकला, सैन्य मनोविज्ञान। इसी तरीके से स्वास्थ्य मनोविज्ञान भी निकला। इस तरीके से तमाम जितने भी मानव व्यवहार के क्षेत्र थे वो सारे क्षेत्रों का जन्म जो है वो कहाँ से हुआ है? मनोविज्ञान से। और मनोविज्ञान का जन्म कहाँ से हुआ है? दर्शन शास्त्र से। आई होप सो कि आपको इतना कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा और इतना कंसेप्ट आप लोग जान गए होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान की प्रगति की। आप लोगों को पता है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान पूर्व में मनोविज्ञान से जब निकला था तो मनोविज्ञान के अंदर सबसे पहले अरस्तु और इनके गुरु प्लेटो, ठीक है, किसने? अरस्तु और इनके गुरु प्लेटो ने एक विचार दिया। विचार क्या दिया? इन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति है उसके अंदर सबसे पहले क्या आता है? उसके पहले सबसे मन में विचार आते हैं यानी कि आइडियाज़ आते हैं। फिर वो उस आइडिया को क्या करता है? सहचर्य करता है यानी कि एसोसिएट करता है किसी चीज़ के प्रति। और एसोसिएशन करने के बाद मैं अभी आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा, ठीक है। फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग बनाता है यानी कि उसको बोध होता है उस चीज़ का और उसके बाद वो उन चीज़ों को याद करता है। चलिए इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान के चलिए आपके मन में आइडिया आया कि आपको जो है एक घर बनाना है। क्या बनाना है? घर बनाना है, ठीक है। आपके मन में क्या आया? एक आइडिया आया कि आपको एक घर बनाना है। तो आपने क्या किया? जब भी आपने अपने जीवन में जितने भी घर देखे होंगे, अपने रिश्तेदार के, अपने पड़ोसी के, आप कहीं भी गए होंगे, जहाँ भी आपको सुंदर घर दिखा होगा, उन घरों से आपने क्या किया होगा? एसोसिएशन करना स्टार्ट कर दिया होगा। मतलब अपने आप को जोड़ना स्टार्ट कर दिया होगा, सहचर्य करना स्टार्ट कर दिया होगा। और उसके बाद जब आपने तमाम उन इवेंट्स के साथ अपने आप को जोड़ा होगा तब आपको बोध हुआ होगा कि हाँ, मेरा जो सपनों का घर होगा वो इस तरीके का बनेगा। और उसके बाद आपने क्या किया? उन सारी स्मृतियों को क्या किया? रिकॉल किया, ठीक है। तो अरस्तु और उनके गुरु प्लेटो जो कहते हैं वो कहते हैं कि जो मनुष्य है वो किसी भी घटना को सबसे पहले आइडिया आता है उसके मन में यानी कि विचार आते हैं, फिर वो एसोसिएशन करता है उन चीज़ों के साथ और उसके बाद उसके मन में बोध बनता है और फिर वो उन चीज़ों को रिकॉल करता है। कहने का मतलब है कि आइडिया कैसे आ सकते हैं? आइडिया अच्छे भी आ सकते हैं, आइडिया बुरे भी आ सकते हैं। अच्छे आइडिया अच्छे चीज़ों के साथ एसोसिएट होंगे जो उसकी लाइफ की अच्छी घटनाएं हुई हैं। बुरे आइडिया बुरे चीज़ों के साथ एसोसिएट होगा जो उसकी लाइफ की बुरी घटनाएं एसोसिएट हुई हैं। अंडरस्टैंडिंग बनेगी उसके हिसाब से और रिकॉल करेगा। तो इन्होंने बताया, और इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो आत्मा का मनोविज्ञान है। इन्होंने जो बताया वो ये बताया कि जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान की जो मूल विषय वस्तु है वो क्या है? मूल विषय वस्तु इन्होंने बताया कि आत्मा है। क्या है दोस्तों? आत्मा। आत्मा का मतलब सोइल, ठीक है। इन्होंने बताया कि मनोविज्ञान की जो मूल विषय वस्तु है वो आत्मा है। और इन्होंने बताया कि एक व्यक्ति के अंदर एक आत्मा होती है और अगर एक व्यक्ति की आत्मा जो है वो मर जाए तो उस व्यक्ति के जो मनोवैज्ञानिक क्रियाकलाप है वो समाप्त हो जाता है, ठीक है। आत्मा को इन्होंने कई रूपों में परिभाषित किया। कई लोगों ने कहा कि आत्मा जो है वो शरीर के अंदर खून के हिसाब से है, कई लोगों ने बोला आत्मा जो है वो श्वास के हिसाब से है। तो आत्मा को कई रूपों में परिभाषित किया गया। आगे जा करके जब हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे तो उस समय मैं आपको इस चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पहली घटना के बारे में जाना कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर सबसे पहली घटना जो है वो यही है कि अरस्तु और प्लेटो ने दुनिया को विचार दिया कि कोई भी व्यक्ति जो है वो विचार, सहचर्य, बोध और प्रत्यावहान के माध्यम से जो है वो क्रियाकलाप करता है। आई होप कि यहाँ तक आपको आगे पता लग गया होगा अच्छे तरीके से। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि 1600 के अंदर, यानी कि 1600, क्योंकि इस टॉपिक में हम लोग टाइम इवेंट की बात कर रहे हैं कि किस किस तरीके से नई नई घटनाएं हुई। और उसके बाद जब हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो इन्हीं चीज़ों को हम लोग काफ़ी डिटेल से और काफ़ी विस्तार पूर्वक और एक एक चीज़ों को बारीकी के साथ पढ़ेंगे। अभी हम लोग एक ओवरऑल समझ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो जॉन लॉक ने क्या कहा? जॉन लॉक ने कहा शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में कि ये क्या है? ये एक एक्सटर्नल फोर्स है। क्या है? एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है? एक्सटर्नल फोर्स है, एक बाह्य बल है। क्या है? बाह्य बल।
बाह्य बल। अब बाह्य बल क्या होता है? देखिए, एक्सटर्नल फोर्स का मतलब ये हुआ कि जॉन लॉक महोदय ये कहते थे कि कोई भी जो बच्चा है वो बच्चा, अब जैसे मान लीजिए कोई बिहार का बच्चा होता है, उसके अंदर बिहार का एक्सेंट कैसे आ जाता है? क्योंकि वहाँ पर सब लोग उसी एक्सेंट में लैंग्वेज बोलते हैं। कोई हरियाणा का बच्चा होता है तो हरियाणा का एक्सेंट कैसे आ जाता है? तो वहाँ की जो भाषा है, वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का जो जोग्राफिकल एनवायरनमेंट है, पहाड़ के लोग जो हैं वो पहाड़ों पर चढ़ने के लिए शारीरिक रूप से गठित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो क्लाइमेट उसको मिल रहा है वो उस हिसाब से ढल जाते हैं। तो जॉन लॉक महोदय क्या बोलते हैं अपनी थ्योरी के अंदर? उन्होंने कहा है कि जो कोई भी चीज़ है, कोई भी जो बालक है, वो एक्सटर्नल फोर्स के माध्यम से, यानी कि जो भी उसको बाह्य बल, चाहे वो लैंग्वेज के तौर पे हो, कल्चर के तौर पे हो या जोग्राफिकल तौर पे हो, जो भी उसको ये चीज़ें मिलेंगी, एक्सटर्नल फोर्स मिलेगा, उस हिसाब से वो मैनिपुलेट हो जाएगा, यानी कि परिवर्तित हो जाएगा और वो अपने आप को बना लेगा। उन्होंने एक बात और महत्वपूर्ण कही है, उन्होंने कहा है टेबुला रासा। ये आपने देखा होगा एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आया है टेबुला रासा के बारे में कि टेबुला रासा से आप क्या समझते हैं? निम्नलिखित में से कौन से विकल्प का टेबुला रासा सही परिभाषित करता है? तो आज आप लोग भी समझ लीजिए। बाकी जब हम लोग जॉन लॉक के बारे में पढ़ेंगे और डिटेल से तब हम और अच्छे से जानेंगे, लेकिन मैं इन शॉर्ट अभी आपको बताता हूँ कि टेबुला रासा को इन्होंने एक सफ़ेद कोड़ी पट्टी के समान इन्होंने कहा है। क्या कहा है? टेबुला रासा को एक सफ़ेद कोड़ी पट्टी के समान इन्होंने इसकी संज्ञा दी है। तो क्या बोला है? इन्होंने कहा है कि एक बच्चा जो है उसका जो मन है, क्या है? एक बच्चे का जो मन है वो एक सफ़ेद कोड़ी पट्टी के समान है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसका मन बिल्कुल सफ़ेद कोड़ी पट्टी के समान होता है और उसके ऊपर पेन से जो हम चाहें तो जो मर्जी लिख सकते हैं। अगर हम चाहें उसके भविष्य को अच्छा बनाने के लिए तो हम अच्छी चीज़ें लिखें तो वो अच्छा बन जाएगा, उसके ऊपर हम ख़राब चीज़ें लिखें तो ख़राब बन जाएगा। इसी चीज़ को इन्होंने एक्सटर्नल फोर्स भी कहा है, बाह्य बल भी कहा है। दोस्तों, एक्सटर्नल फोर्स क्या कहा है? ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। उन्होंने कहा भाई एक बच्चा है वो अच्छे इन्वायरमेंट में जन्म लेगा, उसको एक्सटर्नल फोर्स पॉजिटिव मिलेगा, वो पॉजिटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएगा। एक बच्चा है जिसको नेगेटिविटी मिलेगी, वो नेगेटिव में इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि उस बच्चे की कोई गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों बच्चों के लिए जो टेबुला रासा है, जो उसका मन है वो सफ़ेद कोड़ी पट्टी के समान है, बस उनको इन्वायरमेंट जो है वो अलग अलग मिल रहा है। ये क्या थे? ये एम्पिरिज्म थे, यानी कि अनुभववादी थे ये। ठीक है, अनुभववादी थे। ये एक अनुभववादी थे। अनुभववादी का मतलब क्या होता है? अनुभववादी का मतलब जो एक्सपीरियंसेस से सीखता है, अनुभवों से। वो मानते हैं कि भाई अनुभव जिस व्यक्ति को जैसा होगा, जैसा कि इन्होंने एक्सटर्नल फोर्स में कहा है। एक्सटर्नल फोर्स किस तरह से? अगर कोई बच्चा कहीं इन्वायरमेंट में रह रहा है उसको उस तरह के अनुभव होंगे, पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहेगा पॉजिटिव तरह के अनुभव होंगे। तो ये अनुभववादी थे और ये मानते थे कि एक बच्चा जो है, इनका मोटा मोटा थ्योरी यही है कि एक बच्चा जो है वो टेबुला रासा के समान है, सफ़ेद कोड़ी पट्टी के समान उसका मन है और वो एक्सटर्नल फोर्सेस के माध्यम से सीखता है और वो एक अनुभववादी व्यक्ति थे। अगले पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। ये छोटा सा पॉइंट है लेकिन फिर भी मैंने इसको कवर कर लिया है क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है। जॉन कैमेनियस ने बस एक छोटी सी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि कोई भी जो बच्चा है, ठीक है, वो बच्चा जो है अपनी उम्र के साथ प्रभावित होकर के सीखता है, यानी कि मैचुरेशन के साथ प्रभावित होकर के सीखता है। मैचुरेशन का क्या अर्थ हो सकता है? मैचुरेशन का अर्थ हो सकता है दोस्तों कि कोई भी जो बालक है वो जब उसको उम्र होगी, जैसे सरकार ने एक क्राइटेरिया बना रखा है कि 6 साल की उम्र में बच्चा पहली क्लास में आएगा। तो 6 साल की उम्र में बच्चा पहली क्लास में क्यों आएगा? क्योंकि 6 साल का उम्र सरकार ने माना है कि बच्चा इतना मैच्योर हो जाता है कि वो 6 साल की उम्र में वो पहली क्लास की जो है पढ़ाई कर सकता है। तो जॉन कैमेनियस के अनुसार जो है कि कोई भी बच्चा मैच्योर होगा, मतलब उसके अंदर मैच्योरिटी का लेवल आएगा, यानी कि उसको कह सकते हैं परिपक्वता, हिंदी में कहते हैं परिपक्वता। जब वो अपनी उम्र के हिसाब से परिपक्व हो जाएगा तब वो उस क्रिया को सीख लेगा। अगर आप एक 8 साल के बच्चे को 10वीं क्लास में डाल दें तो वो 10वीं क्लास की क्रियाओं को नहीं सीख सकता, लेकिन वही बच्चा जब अपनी उम्र के हिसाब से 10वीं क्लास के लिए परिपक्व हो जाएगा, यानी कि 14-15 साल की उम्र में वो परिपक्व हो जाएगा, तब वो उन सारी क्रियाओं को आसानी से सीख पाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। जे रूसो की बात करते हैं। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में इनकी भी महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। जे रूसो ने क्या कहा है कि कोई भी जो बच्चा है, ठीक है, वो अपने नेचुरल इंक्लीमेंट से सीखता है, मतलब स्वाभाविक रुझान से सीखता है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि जो बच्चा जिस चीज़ में अपना रुझान प्रकट कर रहा है, मान लीजिए कोई खेल में अपना रुझान प्रकट कर रहा है, उसको आप एजुकेशन में ज़बरदस्ती डालना चाहते हैं तो वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे सकता।
कोई कल्चरल एक्टिविटी में, कोई एक्टिंग में ज़्यादा अच्छा कर रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि उसको मैथ्स में डाला जाए, या कोई ड्राइंग बहुत अच्छा बना रहा है, तो हर बच्चे के अंदर एक स्वाभाविक रुझान की प्रक्रिया होता है, यानी कि नेचुरल इंक्लूजन्स होती है उनके अंदर, ठीक है। तो उस प्रक्रिया के हिसाब से अगर उसको डाला जाए तो बच्चा जो है वो बेस्ट कर सकता है, मतलब अच्छा कर सकता है। ये विचार किसका था? जे रूसो। और मैं आपको एक छोटा सा और बात बता देता हूँ कि जो पेस्टोलॉजी थे, ठीक है, पेस्टोलॉजी, ठीक है, पेस्टोलॉजी भी इसी विचार को सहमत थे, मतलब वो इस विचार को मानते थे कि हाँ, वो भी इस विचार के ऊपर सहमति मानते थे। किसके ऊपर? स्वाभाविक रुझान के ऊपर, नेचुरल इंक्लूजन के ऊपर वो अपना मानते थे कि हाँ, नेचुरल इंक्लूजन अगर बच्चे का होगा, बच्चे के अंदर अगर नेचुरली लगेगा कि हाँ मैं इस काम को कर सकता हूँ, कोई खेल के लिए लगता है कि हाँ मैं खेल के लिए बनाऊँ, किसी को लगता है कि मैं आर्ट के लिए बनाऊँ, किसी को लगता है कि मैं मैथमेटिक्स के लिए बनाऊँ, तो उसको उस फील्ड में अगर प्रमोट किया जाए तो बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है। उसके बाद उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था इमाइल, याद रखिएगा, क्या नाम था? इमाइल, जो कि 1762 में इसको प्रकाशित किया गया था। और इन्होंने कहा था कि व्यक्ति के ज्ञान का अर्जन उसकी अनुभूतियों के कारण होता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई बच्चा स्वाभाविक तौर पर अगर किसी चीज़ के प्रति लालायित है या उसके प्रति ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो वो उस तरह की क्रियाओं को ही करेगा। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति का ज्ञान है, वो ज्ञान का अर्जन जो है वो किस तरीके से होगा? वो इस तरीके से होगा कि वो जिस तरह का स्वाभाविक रुझान है, अगर बच्चे को उस तरीके से डाला जाए तो बच्चा ज़्यादा डेवलप कर सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं जोहान हार्वेट की। जोहान हार्वेट कौन थे? जोहान हार्वेट को हम कह सकते हैं एक तरह से कि ये जो थे, ये विलियम वुंट के गुरु की संज्ञा दिया जा सकता है इनको, ठीक है, विलियम वुंट के गुरु की संज्ञा दी जा सकती है। क्यों? क्योंकि जब शिक्षा मनोविज्ञान को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने की धीरे धीरे जब ये यात्रा करता आ रहा था और इसको स्वाभाविक तौर पर इसको वैज्ञानिक आधार मिलना था, तो इन्होंने ही सबसे पहले प्रयास किया था। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने साइंटिफिक पैडागोगी का जनक भी माना जाता है इनको। किसका माना जाता है? साइंटिफिक पैडागोगी का जनक, ठीक है। इन्होंने पहला कदम उठाया था किस चीज़ के लिए? इन्होंने एक साइंटिफिक पैडागोगी का जनक माना जाता है और इन्होंने कोशिश की थी कि जो मनोविज्ञान है इसको एक साइंटिफिक आधार प्रदान किया जाए, इनको एक साइंटिफिक आधार प्रदान किया जाए। लेकिन वो इतने कामयाब नहीं हो पाए और उसके बाद विलियम वुंट, ठीक है, इन्होंने 1879 में, ठीक है, इन्होंने साइकोलॉजी की लैब जो है इस्टेब्लिश कर दी। कहाँ पर करी थी? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के अंदर करी थी, ठीक है, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के अंदर। तो इसके बारे में जब हम लोग वुंट की थ्योरी को पढ़ेंगे, यानी कि संरचनावाद को जब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, संरचनावाद को जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग बहुत डिटेल से इसको जानेंगे, एक एक पॉइंट को जानेंगे। अभी आप बस एक ओवर फ्लो अपना माइंड बनाइए कि क्या एक्चुअल में बात थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने इस्टेब्लिश कर दी फर्स्ट लैब, कहाँ पर? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, जो कि जर्मनी के अंदर है। और इन्होंने क्या कहा कि थ्योरी ऑफ एप्रिसिएशन टू थ्योरी ऑफ कॉन्शियसनेस। इन्होंने कहा कि संप्रत्यक्षण की जगह पर इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा संप्रत्यक्षण की जगह पर चेतना को इन्होंने स्थान दिया, संप्रत्यक्षण की जगह पर इन्होंने चेतना को ध्यान दिया। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो है वो खाली संप्रत्यक्षण से के द्वारा नहीं सीखता है या नहीं अनुभव करता है, उसके अंदर कैसी चेतना का निर्माण हो रहा है उसके माध्यम से भी सीखता है। जब हम लोग इस थ्योरी को करेंगे तो मैं आपको एप्रिसिएशन और कॉन्शियसनेस के बारे में बहुत डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, कुछ और पॉइंट्स को हम लोग इसमें कवर करते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग। तो विलियम जेम्स अगला पॉइंट है हमारा। विलियम जेम्स, जिनको कि फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी भी कहा जाता है। आखिर इनको क्यों कहा जाता है? टाइम पीरियड है इनका 1842 में जन्मे थे और 1910 में इनका देहांत हो गया था। तो फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी इनको क्यों कहा जाता है? फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी इनको इसलिए कहा जाता है कि इनके ज़्यादातर क्या मतलब सारे ही जो इनके प्रयोग थे, जो भी इनका मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो भी इनका काम था, वो सारा काम इन्होंने अमेरिका के अंदर रह करके किया था। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा कि डीसी बर्नलाइनर, जो कि एक महिला साइकोलॉजिस्ट थी, ठीक है, इन्होंने ही इनको पितामह की संज्ञा भी दी है। किन्होंने? डीसी बर्नलाइनर ने, याद रखिएगा, डीसी बर्नलाइनर ने इनको पितामह की संज्ञा दी है। इनके द्वारा दो महत्वपूर्ण बुक थी
जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। पहला बुक था प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी और दूसरा था टॉक्स टू टीचर ऑन साइकोलॉजी। एक्चुअली ये बुक नहीं था, ये इनके नोट्स थे, जिन नोट्स को संकलित करके मतलब एक जगह कंबाइंड करके एक बुक का रूप दे दिया गया था। और ये बुक आया था 1890 में, और उसके बाद जो इनके नोट्स थे इसको लाया गया था 1899 में। और ये जो बुक है टॉक्स टू टीचर ऑन साइकोलॉजी, इसी बुक को फर्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी की पहली बुक की संज्ञा दी जाती है। लेकिन मैंने कई सारे एग्जाम में देखा है कि वहाँ पर ये ऑप्शन नहीं होता और ये ऑप्शन होता है, और उसके अलावा 3 और दूसरे ऑप्शन होते हैं, और पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से या फिर विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ द कोड फॉर द फर्स्ट बुक ऑफ द एजुकेशन साइकोलॉजी। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा किताब है जिसको एजुकेशन साइकोलॉजी की पहली किताब की संज्ञा दी गई है। तो आपको क्या लगाना है, टॉक्स टू टीचर ऑन साइकोलॉजी। अगर ऑप्शन में ये ना मिले तो फिर आपको प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी लगा के आना है। दोनों के दोनों विलियम जेम्स के द्वारा लिखी गई है, और टॉक्स टू टीचर ऑन साइकोलॉजी को फर्स्ट बुक ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी की संज्ञा दी जाती है। आई होप सो कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि पहला फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी कहा जाता है इनको। 2 बुकें लिखी थी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, टॉक्स टू टीचर ऑन साइकोलॉजी 1890, और 9 साल के बाद 1899 में DC बर्नलाइनर के द्वारा, DSSB में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि DC बर्नलाइनर के द्वारा जो है इनको पितामह की संज्ञा दी गई है। उसके बाद विलियम जेम्स के ही शिष्य थे जिनका नाम था GS हल। GS हल जो थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन की स्थापना करी और उसके प्रेसिडेंट बन गए, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने फर्स्ट पैडागोगिकल वर्कशॉप की इस्टेब्लिशमेंट करी थी। क्या करी थी, फर्स्ट पैडागोगिकल वर्कशॉप। किसने, GS हल ने, याद रखिएगा, GS हल ने फर्स्ट पैडागोगिकल वर्कशॉप की स्थापना करी थी। उसके बाद है जॉन डीवी। जॉन डीवी ने क्या किया, जॉन डीवी ने अमेरिकन साइकोलॉजी यानी कि जो अमेरिकन शिक्षा मनोविज्ञान था उसकी जो है फर्स्ट लैब इन्होंने इस्टेब्लिश करी थी। कहाँ पर, शिकागो यूनिवर्सिटी के अंदर 1894 के अंदर, ठीक है। और इनके साथ एक बात और बहुत महत्वपूर्ण होती है, वो बात क्या है कि इन्होंने किसी भी बालक के लिए 3 प्रकार की क्रियाएं बताई थी। पहला बताया था एक्टिव लर्नर, दूसरा बताया था बोलनेस, तीसरा बताया था कॉम्पोनेंट एजुकेशन। अब हमारे सामने प्रश्न खड़ा होता है कि इन तीनों का मतलब क्या होता है। एक्टिव लर्नर, समझिए बात को। एक्टिव लर्नर का मतलब होता है कि ऐसा बच्चा, ठीक है, उन्होंने कहा कि अगर बच्चा जो है क्लास के अंदर मान लीजिए मैथ्स की गतिविधि हो रही है और टीचर खटाखट जो है वो लिखे जा रहा है बोर्ड के ऊपर, बस लिखे जा रहा है, ठीक है। बच्चे कुछ रिप्लाई दे ही नहीं रहे हैं, बच्चे कुछ सवाल कर ही नहीं रहे हैं, बच्चा कुछ पूछ ही नहीं रहा है, और लास्ट में टीचर ने कहा कि इज़ दैट क्लियर, बच्चों ने कहा यस सर। तो समझ लीजिए जो जॉन डीवी के अनुसार वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर लर्निंग नहीं हो रही है, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि टीचर की भी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए क्लास के अंदर, प्लस में बच्चे की भी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए क्लास के अंदर। अगर ये दोनों क्रियाएं टिक टिक हो रही हैं यानी कि राइट हो रहा है, दैट मीन टू से कि बच्चे की पढ़ाई हो रही है। अगर दोनों क्रियाओं में से कोई भी एक क्रिया नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि बच्चा जो है एक्टिव लर्निंग नहीं कर रहा है। दूसरा पॉइंट, बोलनेस। बोलनेस जैसा कि हमारा NCF भी कहता है कि बच्चे को किताबी ज्ञान के साथ साथ बच्चे को इन्वायरमेंटल ज्ञान भी होना चाहिए। यानी कि उन्होंने कहा कि NCF हमारा कहता है कि बच्चे को अगर आपको कुछ पढ़ाना है तो उनको इन्वायरमेंट के साथ कनेक्ट करके पढ़ाइए। सेम यही बात जॉन डीवी भी कहते हैं कि बच्चे की जो है संपूर्ण शिक्षा होनी चाहिए, यानी कि बच्चे को सारी तरह से चीज़ों से इन्वायरमेंट के साथ कनेक्ट करके और सभी चीज़ों के यानी कि वोलनेस के साथ बच्चे को संपूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए, संपूर्णता के साथ बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए। बच्चे को बिल्कुल हर चीज़ को कनेक्ट करके पढ़ाना चाहिए, इन्वायरमेंट की चीज़ों को भी बताना चाहिए, किताबी ज्ञान भी होना चाहिए, और इन्वायरमेंट के साथ इंक्लूजन करके सीखेगा बच्चा। जो सोसाइटी में चल रहा है तो बच्चा अपने आप को ज़्यादा कनेक्ट कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने तीसरा पॉइंट कहा है कॉम्पोनेंट एजुकेशन। कॉम्पोनेंट एजुकेशन का मतलब है सतत एंड संपूर्ण शिक्षा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इन्होंने कहा है कि चाहे बच्चा गरीब हो या अमीर हो, रईस का बच्चा हो या फ़कीर का बच्चा हो, किसी का भी बच्चा हो, उन सभी को समान शिक्षा, संपूर्ण शिक्षा और एक अच्छी उत्तम व्यवस्था की शिक्षा जो है उनको मिलनी चाहिए। जैसा कि हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट भी कहता है कि सभी बच्चे, जो कि पहले 6 से 14 वर्ष था, अब समग्र शिक्षा के अंदर 6 से 18 वर्ष कर दिया गया है, सभी बच्चे को सामान्य और संपूर्ण शिक्षा जो है मिलनी चाहिए। इसमें क्वेश्चन कैसा बन सकता है, क्वेश्चन बनेगा कि जॉन डीवी के अनुसार निम्नलिखित में से क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है।
तो एक ये लगा देगा, एक ये डाल देगा, एक ये डाल देगा, एक कुछ अलग डाल देगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जॉन डीवी ने 2 काम महत्वपूर्ण किए थे। एक तो उन्होंने अमेरिकन एजुकेशन साइकोलॉजी की लैब इस्टेब्लिश करी थी 1894 में शिकागो यूनिवर्सिटी के अंदर। ओके, दूसरा इन्होंने एक्टिव लर्नर की बात करी थी, वॉलनेस की बात करी थी और कंपोनेंट एजुकेशन की बात करी थी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक हुआ। इससे आगे चलते हैं और कुछ आगे के पॉइंट को हम लोग और देखते हैं। तो दोस्तों आगे बात करते हैं हम लोग। आगे ये बात है कि एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक कौन थे? इन्होंने क्या कहा था? इनका सिद्धांत है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शन। स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शन का मतलब क्या होता है? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहने का मतलब है कि अगर कोई उद्दीपक होगा यानी कि स्टिमुलस होगा, मान लीजिए आप पढ़ क्यों रहे हैं? आप पढ़ इसलिए रहे हैं ताकि नौकरी लग जाए। ओके, कोई खाना क्यों खाता है? भूख लगती है तो खाना खाते हैं, यानी कि कोई भी स्टिमुलस होगा तो उसके प्रति वो रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, बाकी जब हम लोग एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के बारे में पढ़ेंगे तो ये मेनली मान सकते हैं कि ये व्यवहारवादी थे। ठीक है, और इन्होंने व्यवहार के आंकलन के ऊपर जो है अपना टेस्ट जो है वो प्रस्तुत किया था। ठीक है, इन्होंने इस पर जो मेन बात है वो है कि इन्होंने 1914 में एक एजुकेशन साइकोलॉजी नाम की बुक लिखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी की भी संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो एजुकेशन साइकोलॉजी की इन्होंने बुक लिखी थी और इन्होंने एक टेस्ट दिया था जिसका नाम था CABD टेस्ट। अब ये CABD टेस्ट जो है मैं बताता हूँ आपको, ये जो विनय साइमन टेस्ट था 1905 में, जो विनय साइमन बुद्धि मापनी टेस्ट था उसके विरोध में दिया गया था एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के द्वारा। ठीक है, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के द्वारा साइमन टेस्ट जो था इसके विरोध में दिया गया था। क्यों? अब इन्होंने विरोध क्यों किया? इन्होंने विरोध इसलिए कहा, इन्होंने कहा कि आप कोई भी चेकलिस्ट लगा करके, कोई भी आप एक दायरा बना करके, मतलब सबको एक ही पैमाने से आप नहीं नाप सकते हो। अगर आप सबको एक चेकलिस्ट लगा करके या एक जांच करके या कुछ मेडिकल इक्विपमेंट के माध्यम से जांच करके आप किसी के ब्रेन में क्या स्थिति चल रही है, हो सकता है उस समय वो इंसान गहरे सदमे में हो, बाद में ठीक हो जाए। हो सकता है उस समय वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में हो लेकिन बाद में बहुत लेस हो जाए। तो इस तरीके से आप किसी की जांच नहीं कर सकते प्रॉपर्ली, इसके विरोध में। बाकी जब हम लोग इन दोनों थ्योरी को पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल्ड में इसको जो आपस में तुलना करेंगे। अभी मैं बस एक आपको रूपरेखा बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिरकार किस तरीके से शिक्षा मनोविज्ञान ने अपनी एक दायरा प्रस्तुत किया। तो इन्होंने इसके विरोध में जो है CABD टेस्ट दिया। अब ये CABD के अंदर जो है अक्सर जो है पूछा जाता है कि CABD टेस्ट किसके द्वारा दिया गया? तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि CABD का फुल फॉर्म क्या होता है, मतलब उसका विस्तृत रूप बताइए। तो इसका होता है C फॉर कॉम्प्लीशन, A फॉर अर्थमेटिक रीजनिंग, V फॉर वोकैबुलरी और D फॉर डायरेक्शन। मतलब कंप्लीशन का मतलब क्या? संपूर्णता। अगर कोई कार्य दिया जा रहा है और उसको कोई व्यक्ति संपूर्ण कर रहा है, पूरी तरीके से बना रहा है, अगर कोई पजल दिया जा रहा है उसको कोई व्यक्ति संपूर्णता के साथ कर ले रहा है, तो ये उसकी जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो बिल्कुल ठीक है। अर्थमेटिक रीजनिंग मतलब तार्किक जो काम है वो कर पा रहा है। दूसरा है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी अगर वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर पा रहा है, यानी कि शब्दों को पढ़ ले रहा है। और दिशा ज्ञान को ले पा रहा है, तो यानी कि वो पूरी तरीके से स्वस्थ व्यक्तित्व है। ठीक है, और बाद में इन्होंने बिहेवियरल अप्रोच दिया जिसको कि BF स्किनर, ठीक है, इत्यादि जितने भी व्यवहारवादी लोग थे उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। ठीक है, तो एक छोटा सा पॉइंट और नोट कर लीजिएगा आप लोग कि लेटा हॉलिंगवर्थ, कई बार पूछ लिया जाता है कि गिफ्टेड चाइल्ड की सर्वप्रथम संज्ञा किसने दी थी? ठीक है, सर्वप्रथम इन्होंने संज्ञा दी थी किसकी? कि विशेष जो बुद्धि वाले बच्चे होते हैं, विशेष बालकों की संज्ञा इन्होंने, गिफ्टेड चाइल्ड की संज्ञा लेटा हॉलिंगवर्थ के द्वारा दी गई थी। तो दोस्तों आज का ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा? मैंने कोशिश की है, ये आप मान के चलिए कि ये पूरी साइकोलॉजी नहीं है, ठीक है, और ना ही ये साइकोलॉजी का कोई चैप्टर है, लेकिन मैंने ये कोशिश की है कि इस साइकोलॉजी के चैप्टर के माध्यम से आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाए कि साइकोलॉजी जो है वो किस तरीके से जन्मी, किस तरीके से आगे बढ़ी, किस तरीके से उसमें नए नए व्यवधान आए। मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से साइकोलॉजी जो है पहले आत्मा का विज्ञान बना, फिर विलियम जेम्स इत्यादि ने उनको कहा कि नहीं ये तो प्रकार यानी कि कार्य का विज्ञान है। उसके बाद उसको बोला गया कि नहीं ये कार्य का विज्ञान नहीं है, ये तो व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, और इस प्रकार से इसने पूरी यात्रा जो है अपनी तय करी। लेकिन कल से हम लोग इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी इस तरीके से चैप्टर वाइज चैप्टर जो है हमारी वीडियोस आते रहेंगे और आपको हम पूरा साइकोलॉजी जो है वो एक एक टॉपिक को हम अच्छे तरीके से अपने चैनल पर कंप्लीट करवाएंगे। तो आई होप सो जिन लोगों ने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें
ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। और कुछ कारणों से हम जो है लगातार वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि लगातार अब वीडियो आपकी आती रहे। कुछ प्रॉब्लम हो गया था निजी, ठीक है, लेकिन कोशिश रहेगी कि आप अपना प्यार और अपना साथ हमेशा हमारे साथ बनाए रखिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।